हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक विकल्प में। मेरा नाम मनीष है और आज मैं आप सभी को जियोग्राफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऐसे मैं आप सभी के सामने 7-8 को वीडियो दे दूंगा। अप्रोक्स हर क्वेश्चन आप लड़ा सकते हो अपने एग्जाम में, अगर आप अच्छे से तैयारी कर लो तब। आज जो भी क्वेश्चन कराऊंगा सारे के सारे शॉर्ट वाले क्वेश्चंस है और वीडियोस में हम लोग लॉन्ग करेंगे, तो काफी अच्छे से देखिएगा। जितने भी आपके चैप्टर हैं वो सारे के सारे चैप्टर से समराइज करके और हमने सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक जगह किए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। अब मानव भूगोल क्या होता है इसके बारे में आपको जानकारी है, ऑलरेडी हम लोग सारी चीजें पढ़ चुके हैं, लेकिन अच्छे से समझेंगे। मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें मनुष्य और उसके कामों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि मान लो जो भूगोल है, जो जियोग्राफी है, इसका ही एक शाखा होता है। ठीक है क्या? मानव भूगोल यानी कि जियोग्राफी का एक शाखा है, मतलब उसका एक भाग है क्या? मानव भूगोल। और इसके अंदर में हम मनुष्य और उसके कामों के बारे में पढ़ाई करते हैं, यानी इंसान कैसा है, उसका नेचर कैसा है और इंसान क्या काम करता है, रहता कहाँ है, कैसे गुजर बसर करता है, अपनी जिंदगी को जीता है, वो सब चीजों के बारे में हम मानव भूगोल में ही मानव के बारे में जानते हैं। जैसे मान लो आप हो, तो आप पढ़ने जाते हो या काम करने जाते हो या खाते हो या आप घर बना के एक जगह रहते हो, आपका जो निवास स्थान है, इस सब चीज के बारे में हम पढ़ाई किस में करते हैं? मानव भूगोल में करते हैं। जैसे गांव, शहर, सड़क, रेल मार्ग, खेती, व्यापार, उद्योग आदि चीजों मानव भूगोल में आती है। तो ये सब मनुष्य से संबंधित है और कहीं ना कहीं मनुष्य ने ही काम करके इन सभी का निर्माण किया है। तो आप कहोगे ठीक है, हमें अच्छे से समझ में आ गया सर। ठीक है, अगला जो सवाल है वो कह रहा है कि भौतिक भूगोल को परिभाषित कीजिए। पहला क्वेश्चन आपने मानव भूगोल देखा था, अब आप देखोगे भौतिक भूगोल को। तो भौतिक भूगोल क्या होता है? भौतिक भूगोल में धरती की उन चीजों का अध्ययन किया जाता है जो प्रकृति ने बनाई है। मैंने क्या कहा कि हम लोग भौतिक भूगोल में उन चीजों के बारे में पढ़ाई करते हैं जिसे प्रकृति ने बनाया है। जिसे बच्चे होते हैं छोटे छोटे, कहते हैं ना कि ये जो है ना, ये भगवान बनाए हैं, पेड़ को, पौधे को, जंगल को, पहाड़ को, इन सब को किसने बनाया? तो बच्चे बोलते हैं भगवान ने बनाया। लेकिन एक इसका एक पार्ट है, तो एक नेचर का पार्ट है, और जो नेचर का पार्ट होता है वो हमारा कौन सा भूगोल कहलाता है? भौतिक भूगोल। जैसे पहाड़, नदियां, मिट्टी, जंगल, मौसम, हवा, पानी आदि। तो ये सब प्रकृति का क्या है? एक सोर्स, एक साधन है, एक हिस्सा है। तो आपने समझा कि मानव भूगोल यानी मानव से संबंधित चीजों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो मानव भूगोल, और जब हम प्राकृतिक पहाड़ उहाड़, नदियां, इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं तो हमारा भौतिक भूगोल होता है। तो ये दोनों आपको याद हो गया। तो क्लास में ही आपको याद होगा, आपको उतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, हर चीज अभी याद कराऊंगा, ठीक? इसी वीडियो में अभी देखते देखते। चलिए, अगला सवाल क्या है? कह रहा है कि जन्म दर और मृत्यु दर को प्रभाषित कीजिए। अब ध्यान से देखिएगा कि जन्म दर क्या होता है, मृत्यु दर क्या होता है। जैसे जैसे एक मान लो गांव है, ये मेरा गांव है, ठीक है। अब इस गांव में हम लोग कितने लोग रहते हैं? मान लो 1000 लोग रहते हैं, ध्यान से समझना। तो इस गांव में 1000 लोग रहते हैं, एक साल के अंदर में 1000 लोग रहते हैं। तो मान लो 1000 लोगों के अंदर में 3 गो लोगों का जन्म हुआ एक साल के अंदर में। तो जितने लोगों का 1000 में जन्म हुआ वो क्या कहलाता है? जन्म दर। और 1000 लोगों में एक साल के अंदर में कितना मृत्यु हुआ, ये आपका कहलाता है मृत्यु दर। कहोगे ठीक है सर, यानी एक साल के अंतराल में कितने लोग थे, उनमें कितने की मृत्यु हो गई, वो आपका मृत्यु दर। और कितने का जन्म हो गया, ये जन्म दर। और इसके याद करने का जो सूत्र होता है वो आपका क्या होता है? जन्म दर को ऊपर रखो, अब बाटा में कुल संख्या लिखो और गुणा कर दो 1000 से। मृत्यु दर को ऊपर लिखो, कुल संख्या नीचे लिखो, कितने लोग थे, कितने की उसमें से मृत्यु हो गई, और गुणा कर दो 1000 से। ये आपका मृत्यु दर और ये आपका जन्म दर निकल जाएगा। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हम लोग परिभाषा देखेंगे। करा है कि जन्म दर किसी जगह पर एक साल में पैदा होने वाले बच्चों की संख्या, इसे गिनने का तरीका यह है। मान लो एक साल के अंदर में कितने बच्चे पैदा हो गए, ठीक है, वो आपका जन्म दर है। लेकिन कैसे जानेंगे? कह रहा है कि मान लो वहां 1000 लोग रहते हैं, तो एक साल में उन 1000 लोगों में से कितने बच्चे पैदा हुए। जैसा अभी हम लोगों ने बात करा कि मान लो एक गांव है, उसमें 1000 लोग रहते हैं, 1000 लोगों में से एक साल के अंदर में 30 गो बच्चे ने जन्म लिया।
तो ये आपका 30 केवल क्या हो गया जन्म दर। 1000 लोग रहते थे एक साल में एक गांव के अंदर में, मृत्यु हो गया 70 लोगों का, तो जो मृत्यु हुआ 1000 के अंदर में वो आपका हो गया मृत्यु दर। क्लियर? चलो, तो मृत्यु दर भी आपको समझ में आ गया। अब आप आराम से परिभाषा को अपने हिसाब से लिख सकते हो। किसी जगह पर एक साल में मरने वाले लोगों की गिनती, इसे गिनने का तरीका यह है कि मान लो वहाँ 1000 लोग रहते हैं, तो एक साल में उन लोगों में से कितने लोगों की मृत्यु हो गई चाहे मर गए, यह आपका मृत्यु दर कहलाता है। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं? तो जनसंख्या संगठन क्या होता है? जनसंख्या सबको पता है कि एक निश्चित जगह है, इस जगह पे कितने लोग थे, अब कितने लोग बढ़ गए, तो ये एक जनसंख्या है। ठीक है, यानी कि लोग बढ़ते जा रहे हैं, कितने लोग रहते हैं, कितने मतलब एक क्षेत्र है उसमें कितने लोग रहते हैं, तो जनसंख्या है। कहोगे ठीक है। जनसंख्या संगठन का मतलब यह है कि किसी जगह की आबादी को अलग अलग आधारों पर बांट कर देखना। जैसे उम्र के आधार पर बांट कर देखते हो, लड़का कितना है, लड़की कितनी है, या कितना जाति है, या कितने लोग धर्म के लोग रहते हैं, या कौन कौन भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, या पढ़ाई का वहाँ का स्तर क्या है, या काम का प्रकार क्या है। यानी कि एक जगह पे जो लोग हैं वो कितने तरीके के काम करते हैं, कोई लेबराई का काम करता है, कोई मिस्त्री का, कोई इंजीनियर का, कोई डॉक्टर का, कोई मास्टर का, ठीक है, कोई पढ़ाई का, तो हर कोई अलग अलग प्रोफेशन में है। तो या तो आप उम्र के आधार पर जनसंख्या संगठन का, ठीक है, मतलब लोच निकाल सकते हो, फिर या लड़का या लड़की कितना है, जाति धर्म, इन सब के आधार पर। अगला सवाल है कि आयु संरचना का क्या महत्व है? आयु संरचना, तो आयु संरचना से पता चलता है कि किसी देश या प्रदेश में कितने बच्चे या कितने युवा है। आयु संरचना का मतलब क्या है कि किसी देश में या किसी प्रदेश में कितने बच्चे हैं या कितने युवा हैं, यानी जवान लोग हैं, और कितने बुजुर्ग लोग हैं। मैंने क्या कहा कि कोई भी जगह है कितने जवान लोग हैं, कितने बच्चे हैं और कितने बूढ़े हैं, इससे आप अनुमान लगाओगे। इससे हम आश्रित और श्रम शक्ति की जानकारी मिलती है, यानी कितने लोग एक दूसरे पे डिपेंड है या कितने लोग कमाते हैं। श्रम का मतलब कमाने वाला लोग, आश्रित का मतलब दूसरे के कमाए हुए पैसे से खाने वाले लोग, यानी एक दूसरे पे डिपेंड है। जैसे आप अभी मम्मी पापा पे डिपेंड हो, ठीक है, तो आप आश्रित हो, और हम मान लो कुछ पैसे कमा रहे हैं 1-2 रुपया, तो हम क्या है, श्रम कर रहे हैं। ठीक है, इसकी मदद से भविष्य में जनसंख्या की बढ़ोतरी और रोजगार की स्थिति का भी अनुमान लगाया जा सकता है। तो ये आपका क्या हो गया, वायु संरचना। अगला है कि मानव विकास से आप क्या समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ चीजों के बारे में जानेंगे। जैसे कि अभी बहुत सारे नए बच्चे देख रहे होंगे, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ अच्छे तरीके से कि हमारा ऐप का नाम है एक विकल्प, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, क्या नाम है, एक विकल्प। हमारा यहाँ पर बैच चलता है जिसका नाम है सौर्य बैच। ठीक है, आपके जो भी सब्जेक्ट हैं 5 गो 6 गो, आपको इसमें तैयारी अच्छे से कराई जाएगी। आर्ट्स में टोटल 10 सब्जेक्ट होते हैं, 10 सब्जेक्ट हम लोग पढ़ाते हैं। तो इसके अंदर आपका जो भी सब्जेक्ट है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री, इंग्लिश है, हिंदी है या इकोनॉमिक्स है, तो आप अच्छे से सौर बैच में जुड़ के आप पढ़ सकते हो। क्योंकि यहाँ पर हम लोग आपको क्या देते हैं, नोट्स दे देते हैं, जो भी चैप्टर के नोट्स होते हैं, थ्योरी होते हैं, फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव देते हैं, फिर हम लोग सब्जेक्टिव देते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम आपको देते हैं। उसके बाद हम लोग आपको टेस्ट भी दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको मॉडल पेपर भी इसमें अपडेट करके दिया जाता है, फिर PYQs भी दिया जाता है, और तो और आगे आने वाले जो हमारे क्रैश कोर्स हैं वो भी आपको इसमें फ्री में मिल जाते हैं। ठीक है, और मंत्रा बैच जो भी है, जो एग्जाम टाइम में 10 दिन के लिए आपको कराया जाता है, तो हर चीज़ आपको इसी में मिल जाता है। कुछ बच्चों को कहना है कि मान लो हमें PDF चाहिए केवल ऑब्जेक्टिव का सर, तो ये भी आपको मिल जाता है। केवल सब्जेक्टिव क्वेश्चन का अगर आपको PDF चाहिए तो ये भी आपको मिल जाता है। अगर आपको केवल थ्योरी का PDF चाहिए, ऑल सब्जेक्ट का थ्योरी मिल जाए, चैप्टर का नोट्स मिल जाए, तो ये भी आपको मिल जाता है। तो ये सब चीज़ का इंतजाम आपके एप्लीकेशन में है, तो जाकर जरूर चेकआउट करना। मैं तो बोलूँगा सौर बैच में जुड़ना, ये सब चीज़ एक ही बार आपको मिल जाता है। आपको ना किताब लेना है, ना गाइड लेना है, कुछ भी नहीं मिलना है। बाकी ऐप में कितने टॉपर्स हम लोगों ने दिया है वो सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि मानव विकास से आप क्या समझते हैं? मानव विकास समझ रहे हो, मानव का मतलब इंसान हो गया, तो उसका विकास। ठीक है, देखेंगे मानव विकास का मतलब है इंसान की जीवन गुणवत्ता में सुधार, यानी इंसान अपने जीवन को जी रहा है तो उसके जीवन में कितना सुधार होते जा रहा है,
यानी वो इंसान अपने आप को कितना विकसित कर रहा है, कितना अपने आप को विकास के स्तर पर लेकर जा रहा है या अपने आप को डेवलप कर रहा है ना। तो आपका क्या कहलाता है, मानव विकास। खरा इसमें अच्छे स्वास्थ्य यानी मनुष्य के पास एक अच्छा स्वास्थ्य है, अच्छा शिक्षा है और बेहतर जीवन का स्तर है, ठीक है, ताकि लोग खुशहाल या संपन्न जीवन जी सके। इसका उद्देश्य सभी को समान अवसर देना है। क्लियर। तो मानव विकास क्या है, मनुष्य के पास अच्छा स्वास्थ्य है, अच्छा एजुकेशन है, ठीक है, शिक्षा है, अच्छे लेवल पे अच्छे स्तर पर अपने जीवन को जी रहा है, यही मानव विकास है। कहोगे हाँ जी सर। अगला सवाल है मानव विकास के उपागम का वर्णन करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, सबसे वीवीआई क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए अब इसको ध्यान से हम लोग देख लेते हैं। तो कह रहा है कि मानव विकास के उपागमों का वर्णन करें। तो मानव विकास के उपागम निम्नलिखित है। निम्नलिखित कहने का मतलब कि अनेक है ना, ऐसा आप कह सकते हैं। जैसे सबसे पहला आय उपागम। ये आय उपागम क्या होता है, जरा बताना कि आय उपागम क्या होता है। मानव विकास के अध्ययन का यह सबसे पुराना उपागम है। मानव विकास के अध्ययन का, जिसे मानव अपने आप को विकसित कर रहा है, तो भैया वो पढ़ के कर रहा है ना, अध्ययन करके कर रहा है। तो वही कह रहा है कि मानव विकास के अध्ययन का यह सबसे पुराना उपागम है। इसमें मानव विकास का निर्धारण मानव की आय यानी कि मानव की कमीनी के साथ जुड़कर ज्ञात किया जाता है। दूसरा एक कल्याण उपागम। ये क्या होता है, यह उपागम प्रत्येक मानव की शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा तथा संसाधनों का तर्क पर्याप्त धनराशि के लिए सरकारी व्यय का आवश्यकता माना जाता है। उपागम लोगों को केवल निष्क्रिय प्राप्ति करता है, ये माना जाता है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो अच्छे तरीके से। तीसरा है न्यूनतम आवश्यकताओं का उपागम। न्यूनतम का मतलब कम होता है, ठीक है। तो न्यूनतम आवश्यकताओं का उपागम, जैसे मानव विकास के इस उपागम का प्रतिपादन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी आईएलओ ने किया है। इसके अंतर्गत मानव की 6 आधारभूत आवश्यकताओं को रखा गया है। भोजन, जलपूर्ति, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य। 6 का मतलब 6 गो आधारभूत है ना रखा गया है, जो कि आपने ऊपर देखा। वैसे एक और है स्वच्छता उपागम। 3 गो आप लिख दोगे काफी है। ये स्वच्छता उपागम क्या है, आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो, ठीक है। अगला सवाल है रोपण कृषि क्या है। ये रोपण कृषि क्या होता है, थोड़ा अच्छे से इसको समझने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी तो 10 मिनट हुआ है, ठीक। चलो, तो कह रहा है कि ये वे खेती हैं जिनमें एक पौधा एक बार लगाया जाता है। रोपण कृषि क्या है, तो एक पौधे को भाई पौधा कैसा बनता है, ऐसा मान लो एक पौधे को एक बार लगाया जाता है और फिर कई सालों तक उससे फसल मिलती है। जैसे मान लो हम केला लगा दिए, सेव लगा दिए, तो एक साल फड़ा, फिर अगला साल, फिर अगला साल, ठीक है। यहाँ पर हम गेहूं की, चावल की बात नहीं कर रहे, क्योंकि एक बार फसल लगाएंगे हम उसे काट देते हैं। उसी पेड़ के ऊपर हमें बार बार नहीं मिलता है अनाज, कुछ भी, ठीक है, खाने वाली चीज। तो वही कह रहा है कि हम इसमें एक बार पौधा को लगाते हैं और हमें निरंतरता तक, है ना, लगातार क्या मिलता है, फसल मिलता है। जैसे चाय का पौधा, कॉफी का पौधा बार बार लगाने पर सालों तक पत्तियां या बीज देता रहता है। जैसे चाय, कॉफी, रबड़, कपास, गन्ना, केला, अनानास आदि। आप सेव लिख सकते हो, लीची लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसा पेड़ जो आपको निरंतरता, ठीक है, देते रहते हैं फल वगैरह। अगला सवाल है कि रोपण कृषि की विशेषता का वर्णन करें। रोपण कृषि की विशेषता बताओ और उसके बारे में थोड़ा डिटेल में वर्णन कर दो। ये वे खेती होते हैं जिनमें एक पौधा बार बार लगाया जाता है और फिर कई सालों तक उससे फसल मिलती रहती है। जैसे चाय का पौधा, कॉफी का पौधा बार लगाने पर सालों तक पत्तियां और, है ना, बीज देता है। तो आपने ऊपर देखा, जैसे चाय, कॉफी, रबड़, कपास, गन्ना, केला आदि। लेकिन इसकी विशेषताएं क्या है वो आपको बताना है, ठीक। चलो तो इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। सबसे पहला, बगानों का आकार बड़ा होता है, यानी बगान बहुत बड़े होते हैं जहां पर लगाए जाते हैं। कृषि करने में मशीनें, वैज्ञानिक तरीके और ज्यादा पैसा लगाया जाता है। एक समय में सिर्फ एक ही फसल उगाई जाती है, ठीक, एक मौसम, आप कह सकते हो कि एक ही फसल होगा। मुनाफा कमाने के लिए की जाती है, घर के खाने के लिए नहीं। तो ये कहीं ना कहीं फायदा करने के लिए, हमें प्रॉफिट हो, तो उस लिए हम लोग रोपण कृषि का, है ना, अच्छे तरीके से प्रतिपादन करते हैं, लगाते हैं, यूज करते हैं, जहाँ से हमें आय आए, ठीक है, ताकि हम व्यय कर सके कपड़े उपड़े लेने में। व्यय का मतलब खर्च करना। तो कहीं से हम कमाएंगे तो कहीं खर्च करेंगे, यानी कमाने का सबसे अच्छा एक सोर्स जो है वो रोपण कृषि है।
तो आपने 9 क्वेश्चन देखा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं फिर से एक बार कहूँगा कि ये आप सौर बैच में जुड़ सकते हो। किसी को कोई डाउट हो तो इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करके सारे के सारे डाउट क्लियर कर सकते हो और बैच लेने में आपको यहाँ से हेल्प मिल जाएगी, जो मैं आपको खुद स्वयं डाउट क्लियर करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय, टेक केयर।